हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। और बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा क्लास 12 फिजिक्स से। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह के ये क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूरा पूरा चांसेस रहेगा कि बोर्ड में काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे पास जैसा देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, कह रहा है टू चार्ज पार्टिकल ईच ऑफ कैरिंग द सेम चार्ज क्यू बट डिफरेंट मास एम पी एंड एम क्यू एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड बी विद द स्पीड वी पी एंड वी क्यू रिस्पेक्टिवली। देखो देख सकते हैं ये क्यू पार्टिकल है, ये पी एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। अगर इसका सेंटर पॉइंट मैं यहाँ से कंसिडर करूं, इसका रेडियस लेट से आर वन है, तो इसका रेडियस कितना है सेंटर से, लेट से ये आर टू है ना। तो यहाँ देख पा रहे हैं आर टू क्या है, ग्रेटर देन आर वन है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। फॉर द ट्रेजेक्ट्रीज फॉलोड बाई पी एंड क्यू सोन इन द फिगर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, इनमें से बताना है कि कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। तो बच्चों ये रेडियस है, आपको पता है कि रेडियस किसके इक्वल होती है, एम बी अपॉन क्यू बी। मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल एंटर करता है उसका रेडियस इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये अलग अलग स्पीड है, पी के पास कितनी स्पीड है वीपी, और इसके पास कितना स्पीड है वी क्यू। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका मोमेंटम कितना होगा, अगर हम पी के लिए बात करें, हाँ एम और वीपी, तो इसके लिए मोमेंटम कितना होगा, एम वी क्यू होगा ना। अब यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम बी के, यानी कि जिसके लिए एम बी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, एम बी की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो जैसे अगर आर की वैल्यू कहीं पे ज्यादा है तो वहां पे एम बी भी ज्यादा होगा, है ना, ये बात याद रखना। अगर आर की वैल्यू कहीं पे कम है तो एम बी भी वहां पे क्या होगा, कम होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये पी पार्टिकल है, इसका जो मोमेंटम होगा, ठीक है, इसका मोमेंटम क्या होगा, एम वी पी, वो ज्यादा होना चाहिए किससे, एम वी क्यू से, है ना। तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा रेडियस है इसकी। भाई सीधा सीधा फॉर्मूला है कि रेडियस प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। ठीक है, जिसका रेडियस ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ रेडियस किसका ज्यादा देख रहे हैं आप, आर टू, यानी कि पी पार्टिकल का ज्यादा मोमेंटम है और क्यू का मोमेंटम कम होगा। ठीक है, रेडियस ज्यादा होने की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये कह रहा है कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, हमारे पास दो वायर्स हैं, एक वायर ये वाला है और एक वायर ये वाला है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये दो वायर हैं हमारे पास, कैप्ट एट 2 मीटर अपार्ट। इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है, आर इक्वल टू 2 मीटर, इतने दूर वो रखे हैं। कैरी 3 एम्पियर इन ईच, तीनों में, दोनों में 3 एम्पियर का करंट जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है आपसे, एफ बाई एल। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू अपॉन आर, यही होता है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो बच्चों ये हो जाएगा एफ बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ जाएगा 2 आई वन आई टू अपॉन आर। तो बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7, दोनों में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3 3, तो ये हो जाएगा। आर कितना दिया है आपको बच्चों, ये दे रखा है इसमें कितना, आर 2 मीटर, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से 3 3 कितना होता है बच्चों, 3 3 कितना होता है, दोनों में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आप देख सकते हैं, 2 मीटर अपार्ट है, 3 एम्पियर की दोनों में करंट फ्लो कर रही है। तो बच्चों जब इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 की पावर -7 होता है, ये आपने लिख दिया। 2 एज इट इज हो गया, आई वन आई टू दोनों में 3 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, और कितनी दूर रखे हैं दोनों, ये देखो 2 मीटर अपार्ट ही रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 मीटर अपार्ट रखे हैं, तो आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद बच्चों कितना आएगा, एफ बाई एल आपके पास 3 3 9 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है बच्चों, तो इतना इसका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। लेकिन सॉरी, डी नहीं आएगा, इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये आ रहा है, वो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव नेचर आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, सीबीएसई में 2023 में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कितना क्विक एंड फास्ट हम इसको सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक है एम मास का चार्ज पार्टिकल, ये एक सर्कल पे मूव कर रहा है इस तरीके से, है ना बच्चों, इस पे चल रहा है कि सर्कल पे मूव कर रहा है, और जिसका रेडियस कितना है यहाँ पे आर। मैग्नेटिक फील्ड इफ मास चार्ज वर टू एम
एंड क्यू बाई टू, यानी कि मास जो है वो कितना कर दें हम, वो कर दें 2m, है ना, और चार्ज को कितना कर दें क्यू बाई टू। तो ये पूछ रहा है रेडियस कितना हो जाएगा आर डैश। तो बच्चों आपको पता है इसका रेडियस क्या होता है, पता होगा एम बी अपॉन क्यू भी होता है ना, अभी बताया था मैंने। ये रेडियस होगा यहाँ से, है ना। और अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर डैश इक्वल टू एम की जगह कितना यूज करेंगे 2m, वी अपॉन क्यू बी, क्यू की जगह कितना यूज करेंगे क्यू बाई टू इंटू बी एज इट इज रहेगा हमारे पास, ये टू ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 4 MB अपॉन क्यू बी। तो बच्चों आप देख पाएंगे ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये किसकी है, आर की वैल्यू है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों आर डैश कितना आ जाएगा 4, और ये वैल्यू किसकी है यहाँ आर, तो यहाँ पे आर यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। आ रहा है क्वेश्चन समझ, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, 4R इसका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम, हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, सपोज दैट ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे यूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, रेडियस कितना है इसका, रेडियस आपको दे दिया उन्होंने 2 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू टेन की पावर माइनस 10 मीटर, है ना, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 होते हैं। तो बच्चों रेडियस तो ये आ गई। अब आगे क्या कह रहा है ये, मेकिंग 8 इंटू टेन की पावर 14 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे दी आपको, क्या दे दी फ्रीक्वेंसी 8 इंटू टेन की पावर 14, इतनी फ्रीक्वेंसी से चल रहा है वो, रिवोल्यूशन पर सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको मैग्नेटिक मोमेंट एम पूछा है। तो बच्चों सिंपल फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू होता है आई इंटू ए, ये। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। अब आपको पता है बच्चों एम की वैल्यू कितनी होती है, आई होता है क्यू अपॉन टी, है ना, क्यू इंटू वन बाई टी, ये ऐसे लिख सकते हैं अलग करके इसको, इंटू एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों एम, देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर 19, और 1 अपॉन टी को क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इंटू पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टेन की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से एम आएगा आपके पास कितना 1.6 10 की पावर माइनस 19, और फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 8 इंटू टेन की पावर 14 यहाँ से, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 4 10 की पावर माइनस 20 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों 1.6 8 3.14 और इंटू 4, पावर आप चेक कर लीजिए, ये पावर कितनी बचेगी यहाँ से माइनस के 19 प्लस के 14, कितनी बच गई माइनस की 5, इंटू टेन की पावर कितनी है इधर 20। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एम की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये आएगा 1.6 इंटू एट इंटू 3.14 इंटू 4 10 की पावर माइनस 25। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करना है बस, 16 8 क्या होता है 128.1 के बाद इंटू ये आएगा आपके पास, इसको मैं चाहे पाई में छोड़ देता हूँ यहाँ पे, इंटू 4 10 की पावर माइनस 25। एम की वैल्यू 4 8 जा कितना होता है 32, कैरी 3 हो गया, देखो 4 8 जा 32, कैरी कितना हो गया 3, 12 4 जा 48, 48 और 3 51, पॉइंट कितने के बाद आएगा 1 के बाद, इंटू पाई 10 की पावर माइनस 25। तो बच्चों यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 51.2 पाई 10 की पावर माइनस के 25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा आप। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो आ चुका है 2024 में ये भी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर पैरेलल conductor study currents in opposite direction, explain the nature of the force interaction between them, obtain expression for the magnitude of force between the two conductor and hence define 1 ampere। ये कह रहा है बच्चों हमारे पास दो वायर हैं, ये वाला एक वायर है और एक वायर ये है बच्चों। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों में करंट फ्लो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ से बात करें इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों इस तरीके से, इसका तो ये इनवर्ड पड़ेगा, इसके हिसाब से क्या पड़ेगा ये आउटवर्ड, है ना। यहाँ अगर इसके हिसाब से देखोगे तो आउटवर्ड पड़ेगा। ये वायर वन है आपका, इसमें सपोज दैट आई वन करंट फ्लो कर रही है और इसमें आई टू करंट फ्लो कर रही है। तो अब आपको पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये पता होगा आपको कितना होता है भाई बच्चों,
ये होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो यहाँ पे आई अपॉन आर, यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं कितना है आर, तो यहाँ से मैंने आर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आर, ठीक है। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फोर्स, ठीक है, ये B1। नाउ फोर्स ऑन द वायर, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो फोर्स किस पे लगेगा, इस वाले वायर पे। फोर्स ऑन द वायर 2, ठीक है, ड्यू टू B1। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ थीटा कितना 90 डिग्री पे आप लेंगे, तो यहाँ से F कितना हो जाएगा, F/L में निकाल लेता हूँ यहाँ से। B1 करंट कितना है I2 में, दूसरे वाले में 2 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से कितना फोर्स आएगा भाई बच्चों, F/L। यह आएगा B1 कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर इंटू I2। ये आएगा भाई, इतना फोर्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली, है ना, नाउ सिमिलरली इसमें क्या देखने को मिलेगा, नाउ सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर 2, जो हमारा सेकंड वायर है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन कितना 2 पाई I2 अपॉन आर। नाउ फोर्स ऑन दिस वायर, फोर्स ऑन, ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस पे फोर्स लगाएगा। नाउ फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू मैग्नेट ड्यू टू B2, है ना, B2 के कारण कितना फोर्स लगाएगा, सेम F/L इक्वल टू यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2, है ना, I2 I1 अपॉन आर, सेम ही आएगा भाई, वैसे ही जितना वो आएगा उतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। नाउ इफ I1 I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर इनको हम 1 एम्पियर मान लें एंड आर इक्वल टू 1 मीटर, देन F/L कितना आएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो ऐसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर कैसे डिफाइन होगा, इफ अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर acts between two parallel wires, ठीक है, acts between two parallel wires, ठीक है, which are placed at r इक्वल टू 1 मीटर, जो एक दूसरे से 1 मीटर पे रखे हैं। देन करंट फ्लोइंग इन द वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई बच्चों, इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो आ सकता है क्वेश्चन, ये भी बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेंगे अब तो आप इसको, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। व्हाट इज मीन बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या होता है भाई करंट सेंसिटिविटी, ये होता है फाई, ठीक है। अगर हम बात करें करंट सेंसिटिविटी की, तो करंट सेंसिटिविटी होता है आई एस इक्वल टू फाई अपॉन आई, यानी कि आई करंट फ्लो कराने पर गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। फाई होता है NI/AB अपॉन के, ये होता है, और इसके साथ हम आई लगा देंगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला आएगा, NAB अपॉन के। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आ गया समझ। नेक्स्ट कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। A galvanometer of resistance G is converted into a voltmeter of range 0 to V volt by using a resistance R. Find the resistance in terms of R and Z required to convert into voltmeter of V और 0 से V/2 रेंज में। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आई
माइनस आर जी। अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना दिया आपको, जी दे रखा है गैल्वेनोमीटर का डिस्टेंस, तो हम केस फर्स्ट में लेके चलते हैं। आर इक्वल टू कितना आएगा भाई, वी अपॉन आई माइनस जी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। कब कौन सी रेंज में, 0 से वी रेंज में। नाउ आर, ठीक है, इसको डैश कह दो चाहे आप, वी, अब ये हो जाएगा वी अपॉन टू, है ना, वी अपॉन टू आई माइनस जी, इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी रेंज है, 0 से v बाय टू, तो मैंने यहाँ पे v बाय टू यूज कर लिया v की जगह, इसलिए बच्चों ये आ रहा है आर डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, v अपॉन आई, है ना, इसको अलग कर दिया, इंटू 1/2 माइनस जी, इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं v अपॉन आई फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उससे आप देख सकते हैं क्या आएगा, v अपॉन आई की वैल्यू आएगी g प्लस आर। तो जहां v अपॉन आई है बच्चों, उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, g अपॉन आर। तो r डैश कितना हो जाएगा, इसकी जगह g, है ना, प्लस r, ये यूज कर लेंगे आप, इंटू 1/2, है ना, ये आ जाएगा, और माइनस का g, ये आएगा क्या, बिल्कुल ये आएगा भाई, है ना। तो यहां से आप सॉल्व कर दो बस इसको, g/2 प्लस r/2 माइनस जी। तो टोटल कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ये g/2 में से g माइनस करेंगे, r/2 माइनस g/2, तो इसको पूरे को सोल्व करेंगे, r माइनस g/2। तो बच्चों ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, r माइनस g/2, ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। आ गया समझ, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे इसको करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई बच्चों। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। State the Biot-Savart law of magnetic field due to a current carrying element, or using this law obtain expression for the magnetic field at the center of circular loop of radius a। ठीक है, और आगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ करनी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ। अब क्या होता है भाई बायो-सेवर्ट लॉ, ये कहता है व्हेन करंट इज फ्लो, व्हेन करंट इज फ्लो on a conductor, in a conductor, then magnetic field produced around conductor the conductor which is given by देखो भाई बच्चों, हमारे पास एक ये वायर है, यहाँ से इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, पी पॉइंट पे थीटा एंगल ये बना रहा है, इसमें करंट चल रही है आई, और यहाँ से मैं इसमें एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको कहते हैं बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो इतना स्टेटमेंट आप इसका लिख देंगे, यूनिट क्या होती है, टेस्ला। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। एक सर्कुलर कॉइल है बच्चों, उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। जैसे ये कह रहा है हमारे पास एक सर्कुलर, ये हमने बना लिया एक, ये सर्कुलर लूप है कोई हमारे, इसका रेडियस मान लेते हैं कितना आर है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये टेंजेंशियल ले लिया आपने, यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, ये पॉइंट है हमारे पास पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर डी बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो आई डी एल, और साइन 90 होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भाई बच्चों यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा डीएल।
तो डीएल क्या होता है? सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ द लूप, ऑफ द, ये जो लूप बन रही है हमारी, है ना, सर्कुलर लूप है जो ये। अब इसका सरकमफेरेंस आपको पता है कितना होता है? यू नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ आई इंटू ये होता है 2 पाई r। तो बच्चों यहाँ से इसको कट कर दीजिए, 2 टाइम्स कट होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन r। तो बच्चों इतना आ जाएगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, इतना टेस्ला। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें डायरेक्शन भी आपको ड्रॉ करनी, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले लूप बना लेंगे ये वाली, ऐसे। ठीक है, अब ये जो लूप है इसमें करंट ऐसे फ्लो चल रहा है, ये है ना भाई बच्चों, ऐसे करंट इसमें चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो आप क्या करेंगे? इसमें ऐसे लूप बनेंगे, एक इस साइड बना लो, लूप इसमें इस तरीके से बना लो। ठीक है, अब इसमें एंटी क्लॉक हो जाएगा, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। कुछ फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ होंगी, तो इस तरीके का इसका ये डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे आप, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको। ठीक है, तो ऐसे इसमें ड्रॉ करना है, ऐसे इसकी फील्ड लाइनें खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटियल लॉ। तो इसमें हमें क्या करना है? तो हम लेते हैं एम्पियर्स सर्किटियल लॉ। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होता है एम्पियर सर्किटियल लॉ? ये कहता है द क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट, सर्किट में जितना टोटल करंट फ्लो करेगा उसका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ये इसका स्टेटमेंट होता है बच्चों। जैसे गोस थ्योरम होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसा ही एम्पियर्स लॉ होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, दो पैरेलल वायर हैं 20 सेंटीमीटर, उनको सेपरेट किया गया है, कैरिंग करंट 5 एम्पियर 10 एम्पियर करंट रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट मिडवे बिटवीन दैम। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये भी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, हमारे पास दो वायर हैं इस तरीके से, एक वायर ये हो गया बच्चों और दूसरा वायर हो गया हमारे पास ये, दोनों 20 सेंटीमीटर पे रखे हैं यहाँ से ऐसे, है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है आर हो गया 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका मिड पॉइंट मैं चेक करूँ तो इसका मिड पॉइंट ही होगा, कितनी दूर होगा यहाँ से? 10 सेंटीमीटर पे होगा, है ना, और ये भी कितनी दूर होगा यहाँ से? 10 सेंटीमीटर पे होगा। तो दोनों कितनी दूर होंगे एक दूसरे से? 10 सेंटीमीटर। और दोनों में करंट इसमें फ्लो कर रही है, एक में कितनी है 5 और दूसरे में कितनी है 10 एम्पियर। तो भाई एक में 5 है ये वाली और इसमें कितनी है 10 एम्पियर। अब ये पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है B1 ड्यू टू फर्स्ट वायर, ड्यू टू फर्स्ट वायर, पहले वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। B1 कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, आई अपॉन आर। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, तो B1 आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 कितना करंट है 5 अपॉन आर कितना है 10, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये होगा डायरेक्ट कन्वर्ट यहाँ। नाउ देखो ये तो हो गया फर्स्ट वायर की वजह से। नाउ B2, B2 ड्यू टू सेकेंड वायर, तो सेकेंड वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, ये देखो, इसको यहाँ लिख देता हूँ, B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये 10 एम्पियर है यहाँ अपॉन, यहाँ आएगा कितना, सेम डिस्टेंस है वो भी इतना। ठीक है, ये आएगा B2। नाउ ये B1 की वैल्यू आ गई। नाउ B1 एंड B2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नाउ B1 एंड B2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी, तो इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों, यहां से आप बता सकते हैं,
ये हो जाएगा बी नेट। भाई देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो B2 माइनस B1। तो अब देखो इसमें से रख दो आप, कॉमन कितना आ रहा है, μ0/2 पाई 10 × 10⁻⁻², दोनों में कॉमन है, यहाँ कितना बचेगा 10 और वहां बचेगा -5। तो पूरा सोल्व करेंगे, पूरा सोल्व करने पे बच्चों ये आ जाएगा आपके पास बी नेट μ0/2 पाई 10⁻⁻1 बचेगा, यहाँ ऊपर बचेगा 5। तो बच्चों ये हो जाएगा 5 × 10⁻+1 ऊपर जाके, और μ0/2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 2 × 10⁻⁻7। ये हो जाएगा 5×2 = 10, 10 × 10 10⁻⁻7। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, आएगा 100 10⁻⁻7। तो बी नेट कितना आ गया बच्चों 10⁻2 और 10⁻⁻7, कितनी बचेंगी 10⁻⁻5। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इसको करना है बच्चों, कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू सर्कुलर लूप्स ए एंड बी, ये कह रहा है टू सर्कुलर लूप्स ए एंड बी ईच ऑफ रेडियस 3 मीटर एंड 3 मीटर। दो हमारे पास सर्कुलर लूप हैं बच्चों इस तरीके की, एक तो हो गई है, एक सर्कुलर लूप हमारे पास है ये वाली, ऐसे मान लेते हैं इसको भी, ठीक है। दो सर्कुलर लूप हैं, इसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर का है और इसका रेडियस भी कितना है 3 सेंटीमीटर का। आगे कह रहा है ये प्लेस्ड कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यानी कि एक दूसरे से कितनी दूर रखे हैं दोनों, ये 4 मीटर पे रखे हैं। आर इक्वल टू जो है 4 मीटर, या यहाँ पे आप मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स कितनी है 4 मीटर पे रखे हैं। आगे कह रहा है द करंट्स, इसमें 3 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है और इसमें कितना 5 एम्पेयर का 2 एम्पेयर का, लेकिन क्या कहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें ऐसे है मान लो, इसमें ऐसे है। तो ये पूछा है, तो सबसे पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कोइल एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। B1 इक्वल टू μ0/2 पाई, है ना, I/R, ये फॉर्मूला होता है। तो वही बच्चों ये आ जाएगा μ0/2 पाई। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें 3 एम्पियर। रेडियस कितना है इसका दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से इसको पूरे को सोल्व करेंगे, मीटर में बदल दिया भाई मैंने, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, μ0/2 पाई और ये 10⁻2 ऊपर जाके हो जाएगी ऐसे। तो B1 कितना आ गया, इसको कितना लिखते हैं हम पता है आपको, 2 × 10⁻⁻7 और ये 10⁻2। तो पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड आ गया 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है भाई बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ऐसे। अब यहाँ से देखो इसके एक्सिस भी पड़ेगा ये वाला, दूसरे वाला है ना, जो दूसरी वाली कोइल है इसके एक्सिस भी पड़ेगी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कोइल, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कोइल, ड्यू टू सेकंड कोइल, जो हमारे पास सेकंड कोइल है उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, इसमें लगाना ये फॉर्मूला B2 इक्वल टू μ0, ठीक है, I² /2 प्लस x² 3/2। तो बच्चों यहाँ μ0 I कितना फ्लो कर रहा है इसमें देख सकते हैं आप, ऊपर 2 एम्पियर की करंट इसमें जा रही, तो I की जगह में कितना यूज करूंगा बच्चों यहाँ 2। रेडियस कितनी है इसकी देख सकते हैं आप, कितना रेडियस है बच्चों इसका 3 सेंटीमीटर। तो इसमें आप कितना यूज करेंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आप यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 × 10⁻⁻2 है ना, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे अपॉन, उसके बाद क्या आएगा 2 टाइम्स A²। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए जो उसका रेडियस है वो कितना है 3 का स्क्वायर, और ये कितना है भाई 4 का स्क्वायर। सेंटीमीटर है वो हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे इसको 3/2। तो यहाँ से B2 कितना आएगा बच्चों, देखो ये आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो μ0, और ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻4 अपॉन 3, ये हो जाएगा 6, 9 + 16 है ना, की पावर कितनी 3/2। सोल्व कर लो इसको, 9 μ0 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 25 की पावर 3/2, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा भाई बच्चों ये देखो 9 μ0
और 10⁻⁻⁴ अपॉन ये देखिए जरा ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये आएगा हमारे पास कितना, देखो जरा इसको यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे और इसकी पावर 3/2, इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से हो गया। तो 9 म्यू नॉट 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 का क्यूब कितना होता है 125, ये आ गया B2। बच्चों यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए, यहाँ पे 2 होता है μ0/2 है ना, ये वाला होता है, ये नहीं होता इसकी वैल्यू। तो हम इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको कट कर दे रहा हूँ यहाँ से बच्चों, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखो ये μ0/2 होगा, आई कितना है इसमें, कितनी करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर, ठीक है। 3 एम्पियर अपॉन रेडियस कितना है इसका, इसका रेडियस है कितना बच्चों, देखो फर्स्ट वाले में दिया है इसने रेडियस है 3 मीटर, तो रेडियस है हमारे पास 3 मीटर, तो बच्चों हम यहाँ 3 ठीक है, ये हो जाएगा μ0/2 I/r, तो हो जाएगा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा है ना भाई, μ0/2 I/r, आई भी 3 है और रेडियस इसका 3, देखो मीटर में दिया है सेंटीमीटर में, मीटर में दिया है, तो ये मिस्टेक हो गई थी शायद है ना। तो अब यहाँ से इसको आप कर लीजिए μ0/2, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ से। अब ये सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपके पास 9 μ0 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो इस तरीके से, और बच्चों यहाँ भी ना एक चीज और देख पा रहे हैं जैसे कि आप, तो ये आएगा देखो जैसे 3 सेकंड वाले का जो रेडियस है वो कितना दिया है इसने 3 मीटर, तो बच्चों यहाँ भी आपको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो चीजें हैं उनको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, जो मिस्टेक हो गया एक्चुअली उसको हम सेंटीमीटर के चक्कर में ना वो गड़बड़ हो गया उसमें, ये मीटर में, लेकिन एक्चुअली किस में दिया हुआ इन्होंने, ये दिया हुआ इन्होंने मीटर में। तो बच्चों इसको दोबारा से कर देते हैं एक बार, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये उसके कंफ्यूजन के चक्कर में हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो जरा इसको थोड़ा सा और अब सॉल्व कर देते हैं हम यहाँ से, ये हमने कट कर दिया यहाँ से, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया पूरा। तो बच्चों यहाँ से अब आप इसको कर पाएंगे, देखो जरा इसको हम कर सकते हैं, ये कितना आएगा भाई, मैं इसको कर लेता हूँ डायरेक्ट, μ0/2, करंट कितना फ्लो कर रहा है दूसरी वाली में, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे 2 है ना, वाई ए कितना है भाई हमारे पास, रेडियस कितना है इसका 3 है, तो यहाँ पे आप 3 यूज करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे अपॉन, ठीक है, μ0/2 अपॉन यहाँ से आएगा μ0/2 ये ए स्क्वायर, ये तो मैंने भी बताया था 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों B2 कितना आएगा यहाँ से 9 μ0 अपॉन ये कितना आया था मेरे पास 125 है ना बच्चों, ये पूरा सोल्व किया था मैंने अभी अभी। तो जब इसको सोल्व करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ से निकाल सकते हो, नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा भाई B2 माइनस B1, तो आप क्या करेंगे बी नेट यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, 9 μ0/125 और माइनस μ0/2, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, तो आगे इसको आप सोल्व कर लेना यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया इस वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो गई। तो अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, केस स्टडी क्वेश्चन है 10, देखिए जरा, ये कह रहा है एक ये पूरा इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसके बारे में इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले ये कह रहा है भाई, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्या कहता है, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल टू वी नोट द रेडियस ऑफ सर्कल विल बी, आपको पता है आर की वैल्यू होती है mb/क्यू, ठीक है बच्चों, ये होती है ना। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, ये कह रहा है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन नाउ डबल टू वी नोट, यानी कि इसको डबल कर दिया जाता है स्पीड को, v की जगह कितना कर देते हैं 2v0, तो भाई कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से r की वैल्यू m/क्यूबी इंटू 2v0, तो r हो जाएगा mv0/क्यूबी इंटू 2, तो रेडियस क्या हो गई डबल, तो r कितना हो जाएगा भाई 2r0, क्योंकि किसकी वैल्यू है इतनी r0 की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, इसमें क्या कह रहा है सेकंड वाले में कि v इक्वल टू दिया इसने 2vo, ये
कह रहा है रिक्वायर्ड फॉर द वन रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टी नॉट विल बी। तो टी नॉट पूछा है, तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यू बी अपॉन टू पाई एम, सर्कुलर मोशन होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में उसमें। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाई एम अपॉन क्यू बी। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि टी डज नॉट डिपेंड ऑन वी, तो वी की पावर जीरो पे डिपेंड करता है ही नहीं डिपेंडेंसी। तो इसका मतलब टाइम ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। ये कह रहा है चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, टू आई कैप प्लस फोर जे कैप इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, इतने मैग्नेटिक फील्ड में, और एक्सेलेरेशन भी दिया है, कितने एक्सेलेरेशन से चल रहा है वो, एक्स आई प्लस टू जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन होती है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से हम इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट, जब दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं उसमें डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, जीरो। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, टू आई प्लस फोर जे 10⁻⁻2 इंटू, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में करूंगा किसका, एक्स आई प्लस टू जे का, कितना आएगा बच्चों, जीरो कर देंगे, यहाँ से आएगा टू, यहाँ से आएगा जे का कितना आ जाएगा भाई, फोर, और 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए जरा, एक्स आई, ये इन दोनों का करेंगे, देखो आई का यहाँ से टू का इसके साथ आएगा तो टू एक्स हो जाएगा, है ना, और भाई इसका फोर का टू के साथ आएगा तो कितना हो जाएगा, फोर टू जा होता है एट इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू -8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -4 मीटर पर, यानी कि 4 मीटर आ जाएगी बस, सीधा सीधा। तो -4 वाला देखो आंसर कौन सा होगा इसमें, यानी कि ये वाला हो जाएगा, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज ए वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कह रहा है इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज ए वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, मतलब जैसे हम बात करें, ये है कोई मैग्नेटिक फील्ड, और भाई इसमें जो चार्ज पार्टिकल है बच्चों, वो चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर नहीं चल रहा है, ऐसे सोच लेते हैं। ठीक है, जैसे भाई बच्चों ये जा रहा है, जैसे ये हमारे पास हमने मान लिया इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री है, तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल ने थीटा एंगल बनाते हुए एंट्री करी है, तो इस तरीके का पाथ ये बनाएगा। इस पाथ को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसको, हेलिकल पाथ। तो बच्चों ये हेलिकल पाथ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। तो बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आपका केस स्टडी सोल्व हो गया। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। राइट द प्रिंसिपल ऑफ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ए कोइल गैल्वेनोमीटर हैज अ सच, ठीक है, एज सच कैन नॉट यूज टू मेजर द करंट इन ए सर्किट वाई, कि एक गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसको करंट मेजर करने के लिए क्यों यूज नहीं किया जा सकता। फिर वाई इज मैग्नेटिक फील्ड मेड रेडियल टू मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, हाउ इट इज अचीव्ड। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडियल क्यों रखा जाता है, ये पूछ रहा है, और उसको कैसे बनाया जाता है, अचीव किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों, ये कहता है कि वेन एवर अ कोइल ऑफ करंट कैरिंग लूप कैरिंग करंट I is placed in a uniform magnetic field, a torque act on it। जब ये देखो एक कोइल है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी, तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, टो इक्वल टू NIAB sin थीटा। तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए थीटा कितना लेते हैं, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ आ जाएगा टॉर्क NIAB। ठीक है, स्प्रिंग प्रोवाइड्स अ काउंटर टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क। ये जो स्प्रिंग इसमें लगा हुआ है, जैसे इसमें स्प्रिंग होता है एक लगा हुआ है यहाँ, ये ना, तो जब ये घूमता है तो ये काउंटर टॉर्क इसको देता है, और काउंटर टॉर्क क्या होता है हमारे पास, ये के फाई इक्वल टू टाउ। अब ये भी टाउ है और ये भी टाउ है, दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर लेंगे, यहाँ से आएगा आपके पास में फाई की वैल्यू। फाई कौन सा एंगल होता है, ये टॉर्जन एंगल, है ना, यहाँ से कितना ट्विस्ट हो रहा है यहाँ से। अब चलते हैं आगे, नोट करके लिखा है गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द करंट बिकॉज इट हैज लार्ज रेजिस्टेंस विच विल चेंज द करंट इन द सर्किट। यानी कि इसको इसलिए नहीं लगाया जाता सर्किट में क्योंकि ज्यादा मतलब करंट को डिस्टर्ब करता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, ये इसका रीजन रहता है। सेकंड पार्ट में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज मेड फॉर रेडियल मूविंग गैल्वेनोमीटर सो दैट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इसको लगाया जाता है रेडियल कि जिससे मैग्नेटिक मूवमेंट को परपेंडिकुलर रख सके। और इट इज अचीव्ड बाय हॉर्स टाइप मैग्नेट, मतलब हॉर्स टाइप की मैग्नेट जो होती हैं उनसे इसको बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बच्चों कर लेना इसको,
आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके की मैग्नेटिज्म में लगाते हैं। अब मैंने दो क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड किए हैं इसमें। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इट कैन बी डन बाय एडिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में हमने आर एस जोड़ दिया है, आर एस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो ये क्या था? गैल्वेनो, और ये क्या बन गया यहाँ पे? एमीटर। तो देखो इस तरीके से आप एमीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दोनों इसका रिक्वायर्ड कितना आएगा? ये आ जाएगा आर जी आर एस अपॉन, पैरेलल में है दोनों, इनका ये आ जाएगा रेजिस्टेंस टोटल। अब देखो ये करंट आई जा रही है, यहाँ से आई जी इधर जा रही है, तो यहाँ कितनी बचेगी? आई माइनस आई जी। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, जितना वोल्टेज ऊपर रहेगा उतना नीचे रहेगा, तो इसलिए आई जी आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। तो यहाँ से आपका आर एस की वैल्यू निकल जाएगी, शंट रेजिस्टेंस की, इतनी आ जाती है। कर लेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इसी में, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इट कैन बी डन एडिंग बाय एडिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस आर जोड़ दिया, तो इसको जोड़ के आप इस गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये गैल्वेनो जो है आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? वोल्टमीटर में। क्या जोड़ के? एक सीरीज रेजिस्टेंस, ये हाई रेजिस्टेंस होता है वो। तो आर एस यहाँ से कितना आ जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में आर जी प्लस आर। ऑल्सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव, ओम्स लॉ क्या कहता है? आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, आर की वैल्यू आएगी वी अपॉन आई जी माइनस आर, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको कर लेना है बच्चों। आ सकता है, उम्मीद करता हूँ इस बार आ जाए क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।